हेलो दोस्तों, आप सभी का प्रेम की पाठशाला में स्वागत है। आज हम लोग झारखंड एसएससी के द्वारा पूछे गए झारखंड दारोगा 2017 के पेपर में आज हम लोग जो सेट 3 के जो मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन हैं, आज हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का सेशन। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। अल्फ़ाबेट 26, अल्फ़ाबेट्स का मतलब यहाँ 26 है, तो बास्केटबॉल क्या होगा, तो उसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ये 5। कि बास्केटबॉल में कितने प्लेयर होते हैं, 5 प्लेयर होते हैं, तो ये 5 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि प्रथिका, ठीक है, प्रथिका फॉल्टी वॉच लॉसेस 3 मिनट्स एवरी 2 आवर, ठीक है। प्रथिका के पास एक वॉच है, एक घड़ी है, और हर 2 घंटे में 3 मिनट खो देता है। उसके बाद कितने समय 2 घंटे खो देगा, मतलब पूछ रहा है कि 3 मिनट जो है, 3 मिनट का लॉस हो जाता है कितने घंटे में, 2 घंटे में। 2 घंटे में लॉस हो जाता है, तो 1 मिनट का लॉस कितने घंटे में हो जाएगा, 2/3 आवर में हो जाएगा। तो यहाँ पे बोल रहा है 2 घंटे का लॉस कितना में हो जाएगा, तो 2 घंटा मतलब कितना, 2 घंटा मतलब कितना, 120 मिनट हम कर सकते हैं इसको, 120 मिनट। तो 1 मिनट में इतना कर सकते हैं, तो 120 मिनट में कितना हो जाएगा, 120 मिनट में 2/3 गुना 120, यहाँ पे कट जाएगा 4 बार में 40, तो ये आ जाएगा कितना, 80 आ जाएगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 80 इसका आंसर हो जाएगा, 80 आवर्स, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है यहाँ पे है क्वीनी है जो दर्पण के सामने खड़ा है और वह नोट करता है कि उसका घड़ी 3:15 के रूप में दिखा रहा है। जब आईने के में देखने, ठीक है, यहाँ पे जब वो आईने में देखा जाता है, जब आईने में देखा जाता है तो वास्तविक समय क्या होगा, यानी कि जो क्वीनी है वो वॉच जो पहना हुआ है उसमें कितना बज रहा है, 3:15 हो रहा है। तो ये जब आईने में देखता है तो कितना दिखेगा आईने में, तो ये इसका मिरर इमेज पूछा है, ठीक है। मिरर में कितना होगा टाइम, तो इसके लिए क्या करते हैं हम, 11 आवर 60 मिनट लेते हैं और जो भी टाइम हमारा दिया रहता है उससे हम लोग माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे 3:15 है, इसको माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा कितना, 5, ये हो जाएगा 4, यहाँ पे बच गया कि 8, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8:45, ठीक है, 8:45 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, दी गई श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा। तो यहाँ पे देखिए Z है, फिर D है, H है, फिर N है, तो यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे देखिए कितने की वृद्धि हो रही है। यहाँ देखिए इसके बीच में 4 का इंक्रीमेंट हो रहा है, यहाँ पे भी कितना हो रहा है, 4 का हो रहा है, और फिर इसके बाद यहाँ पे कितना हो रहा है, 6 का हो रहा है, यानी कि 2 4 4 का इंक्रीमेंट हुआ, तो यहाँ पे भी क्या होगा, 6 का इंक्रीमेंट होगा। यानी n में n का वैल्यू कितना होता है, n का वैल्यू होता है 14 होता है, तो 14 में 6 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो ये इसका यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाट की जगह पे t इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो t इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे है कितनी बार, ठीक है, पूछा है कितनी बार 12 घंटे की निरंतर अवधि के बीच 2 बजे से 2 बजे तक एक साधारण घड़ी के 2 हाथ एक दूसरे पर बिल्कुल सही होंगे। देखिए हिंदी में काफ़ी अल्टर इसका ट्रांसलेशन रहता है। यहाँ पे देखिए, हाउ मेनी टाइम्स बिटवीन कंटिन्यूस पीरियड ऑफ 12 आवर्स रेंजिंग फ्रॉम 2 AM to 2 PM to the same day would the 2 hands of an ordinary clock lie exactly over one another। यानी कि पूछ रहा है कि 2 बजे रात 2 बजे रात से लेकर 2 बजे दोपहर तक 12 घंटे के जो अंतराल है उस बीच में कितनी बार जो घड़ी की जो सुइयां है वो एक दूसरे के सामने आएगी। तो
तो एक दूसरे के ओवरलैप होगा, मतलब एक दूसरे के ऊपर में होगा, एक सीध में होगा। तो एक सीध में कितने कितने बार होगा? तो देखिए 2 बजे है, 3 बजे, 4 बजे, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 11, 12, फिर 1, ये 2। यहाँ पे देखिए 2 और 3 के बीच में एक बार होगा, फिर 3 और 4 के बीच में एक बार होगा, फिर इसके बीच में एक बार होगा, फिर इसके बीच में एक बार होगा। तो देखिए यहाँ पे 2 3 के बीच में एक बार, 2 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8, यहाँ पे 9, यहाँ पे 10 और यहाँ पे 11। तो टोटल कितना बार होगा? 11 बार होगा। अब देखिए जैसे अगर हम देखें तो 2 और 3 के बीच में कितने बजे होगा, तो देखिए इसके लिए एक फार्मूला होता है। तो 2 बजे यानी कि इसका ये एंगल निकालते हैं कि तो हर 1 घंटे में 30 डिग्री का एंगल होता है। तो ये होता है कितना? 3 दूनी 6, 60 हो जाएगा। इसको हम क्या करते हैं, 2/11 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये जो वैल्यू आएगा इसको सॉल्व करने के बाद जो आएगा उतना, उसको कितना लिखेंगे, जैसे मान लीजिए इसका वैल्यू x आया तो 2 ठीक है 2 मिनट पर जो है ये दोनों सुइयाँ जो है एक साथ एक दूसरे के ओवरलैप हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से इसको निकालते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे पूछा है कि अगर कोड भाषा में LOT, ठीक है, LOT को कितना लिखा जाता है? LOT, तो यहाँ पे देखिए L का वैल्यू कितना होता है? 12 होता है। O का वैल्यू कितना होता है? 15 होता है। अगर नंबरिंग देखें तो 1 से लेके एक, अगर 1 माने 2 3 4 करके अल्फ़ाबेट का नंबर, या T कितना होता है? 20 होता है। तो यहाँ पे देखिए ये 12 का स्क्वायर है 144, और यहाँ पे देखिए 225 15 का स्क्वायर है, और ये 400 जो है 20 का स्क्वायर है। उसी तरह यहाँ पे देखिए R का वैल्यू कितना होता है? 18 होता है। Y होता है कितना? 25 होता है, और E कितना होता है? 5 होता है। तो यहाँ पे देखिए 18 का स्क्वायर 324, 25 का स्क्वायर 625, और यहाँ पे 5 का स्क्वायर 25। तो यहाँ पे पूछ रहा है लाइट का क्या होगा, तो L का वैल्यू कितना होता है? 12 होता है, तो 144, तो 144 सब में है। तो उसके बाद हम लोग लास्ट वाला देखें 20 होता है, तो ये भी 400 सब में है। तो उसके बाद I का वैल्यू कितना होता है? 9 होता है, तो 9 का यहाँ पे कितना? 81, सब में 81 है, तो अभी तक तो सब बराबर है। तो उसके बाद G है, G का वैल्यू कितना होता है? 7 होता है, तो ये 49 होगा। तो ये 49, ये तो 46, ये नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता है, और ये हो सकता है दोनों में से। अब देखिए यहाँ पे H है, तो H का वैल्यू कितना होता है? 8 होता है, तो 8 का वैल्यू कितना होता है? 64, तो यहाँ पे 64 है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे है, यहाँ पे लिखा है ग्रेजुएट जो है गाउन पहनता है, तो प्रिस्ट क्या पहनेगा? तो प्रिस्ट जो है वो कैसोक, ठीक है, कैसोक एक पोशाक होता है जो पहनता है वो। उसके बाद है यहाँ पे बोल रहा है कि एक लड़के की ओर संकेत करते हुए रमन ने कहा, रमन नाम का एक लड़का है जिसने एक और लड़के की ओर इशारा किया और कहा उसकी माँ, यानी रमन एक लड़का है, उसने एक लड़के ए को कहा कि इसकी माँ, यानी कि ए की माँ कौन है? माँ, इसकी माँ को ए है, ठीक है। इसने कहा इसकी माँ का भाई, यानी यहाँ पे इसकी माँ है तो इसका भाई, ठीक है, इसका भाई मेरी माँ के पिता, यानी कि रमन की जो माँ है, रमन की माँ है जो, ठीक है, रमन की माँ है के पिता, यानी रमन के माँ के पिता, फादर का एकमात्र पुत्र है, यानी ये जो है इसका एकमात्र पुत्र है, ठीक है, उसकी माँ का पिता का, यानी कि ये जो है ये इंसान यहाँ पे जो है ये इस रमन का भी मामा है और इसका भी मामा है, यानी कि जिस लड़के को इशारा कर रहा है इसका भी मामा है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि पता लगाए कि लड़के की माँ रमन से कैसे संबंधित है। तो रमन, ये जो लड़का है उस लड़के की जो माँ है वो रमन की क्या लगेगी? मौसी लगेगी, क्योंकि इसकी माँ और ये इसकी माँ बहन है, क्योंकि इसके पिता और इसके पिता ये दोनों भाई बहन हैं। तो इसका जो भाई है, इसका जो भाई है और इसके भाई का पिता जो है वही रमन के माँ के पिता का पिता है, तो ये क्या हो जाएगा? इसकी मौसी हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंटी। नेक्स्ट यहाँ पे है, एक व्यक्ति की ओर संकेत करते हुए राम ने कहा,
एक व्यक्ति की ओर संकेत किया। राम ने क्या कहा कि उनकी पोती मेरे भाई की एकमात्र बेटी है। मतलब यहाँ पे कोई एक पर्सन है, इसका एक जनरेशन निकालेंगे, उसके बाद इसका मान लीजिए बेटा है, उसके बाद इसकी पोती, ठीक है, इसके पोती यहाँ पे है, तो इसकी पोती जो है मेरे भाई की एकमात्र बेटी है। तो ये जो है ये जो इंसान कह रहा है, राम जो कह रहा है, राम क्या कह रहा है, इसके भाई की बेटी है, ठीक है। तो ये और ये जो है ये दोनों क्या है, भाई है, ये दोनों क्या है, भाई है, ठीक है, ये दोनों क्या है, भाई है। तो फिर ये पूछ रहा है कि राम उस व्यक्ति से कैसे संबंधित है। तो राम इस व्यक्ति के बारे में पूछा जा रहा है, तो इस व्यक्ति से कैसे संबंधित, तो ये फादर है इसका, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है यदि ए बी के बेटे, जैसे यहाँ पे पूछा है यदि ए है, ठीक है, बी के बेटे का भाई है। ए जो है बी का बेटा है और इसका बेटा का भाई है ये, ठीक है, ये भाई है। तो ए और ये भाई है, मतलब ये इसका ही, ए जो है बी का ही बेटा है। तो ए बी से कैसे संबंधित है, तो ए जो है बी से कैसे संबंधित है, तो क्या है, सन होगा। सॉरी यहाँ पे एक मिनट, इफ़ ए इज़ द ब्रदर ऑफ द सन ऑफ बीज सन, ठीक है, ये बी है, कोई बी का बेटा है, ठीक है, बीज सन और इसका भाई, ठीक है, इसका भाई, बी का बेटा का भाई, ठीक है, बी का बेटा का भाई, तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेटे के बेटे का भाई, यानी कि ये यहाँ पे जो मान लीजिए एक्स है, ये एक्स का भाई कौन है, ए है, ठीक है, एक्स का भाई कौन है, ए है, और एक्स और ए का पिता कौन है, ये यहाँ पे कोई मान लीजिए वाई है, ये वाई है और यहाँ पे बी है। तो यहाँ पे फिर पूछ रहा है कि ए बी से कैसे संबंधित, तो ए जो है बी से कैसे संबंधित है, यानी पिता का पिता, ये क्या हो जाएगा, दादा हो जाएगा, और ये ग्रैंड सन हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए बी से कैसे संबंधित है, तो क्या हो जाएगा, पोता हो जाएगा, ग्रैंड सन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है इफ़ ई इज़ इक्वल टू 5, तो ईयर का मतलब ये है, तो देन लीप का मतलब क्या है। तो यहाँ पे ई का वैल्यू देखिए कितना है, 5 है। तो यहाँ पे इसको देखिए वाई का वैल्यू कितना होता है, वाई होता है 25 होता है, ई 5 होता है, ए का वैल्यू होता है 1 और आर का वैल्यू होता है 18। इसको अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाए, 25 और 5 30, 30 और 1 31, 31 और 8 39 और 10 49, ये होता है 49। यानी सबका प्लेस वैल्यू दिया हुआ है कि सबका प्लेस वैल्यू कितना होता है अल्फ़ाबेट में, वो वैल्यू दिया है। अब यहाँ पे लीप है, तो लीप को हम एल का वैल्यू होता है, एल का वैल्यू कितना हो जाता है 12 और ई का वैल्यू 5 और ए का वैल्यू 1 और पी का वैल्यू 16। इसको जोड़ेंगे तो कितना, 12 5 17 और 1 18, 18 और 6 24 और 10 34। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 34। उसके बाद यहाँ पे है कि यदि कूट भाषा में प्रभा को 27 5 95 और तिलक को इतना लिखा जाता है, तो भारती को कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जो प्रभा है तो इसको कैसे लिखा गया है, तो पी का जो, अगर हम यहाँ पे देखें पी का वैल्यू कितना होता है, यहाँ पे सबको अलग अलग करके देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक बार चेक करते हैं कि दोनों को एक ही वैल्यू, यहाँ पे ए के लिए कितना लिखा गया है, 5 लिखा गया है। तो यहाँ पे भी देखिए ए के लिए कितना लिखा गया है, 5 लिखा गया है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए यानी कि सबका जो वैल्यू है एक यूनिक नंबर सबके लिए दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बी है,
तो ये यहाँ पे देखिए बी के लिए वैल्यू कितना लिखा गया है, 9 लिखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे बी के लिए कितना लिखेंगे हम, 9 लिखेंगे। एच का वैल्यू देखिए यहाँ पे सेकंड नंबर पे है, तो ये सेकंड पे कितना है, 6 है, तो यहाँ पे 6 लिखेंगे। फिर ए है, ए के लिए कितना लिखा गया है, ए के लिए 5 लिखा गया है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, कितना लिखेंगे, 5 लिखेंगे। यहाँ पे लास्ट वाला चेक कर लेते हैं, 8 है। एक आई के लिए कितना है, यहाँ पे देखिए आई है, तो आई के लिए कितना है, 8 है, तो यहाँ पे लास्ट में कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो चूँकि सब में 8 है तो ये अभी तो ऑप्शन से एलिमिनेट नहीं होगा। आगे यहाँ पे देखिए, हालांकि अब यहाँ से हम एलिमिनेट कर सकते हैं, 9, 6, 5, 7, तो ये 5 इसी में है, तो इसका आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे है कि यदि कूट में 12 को इतना लिखा गया है, 20 को, यहाँ पे भी वही सेम चीज़ है। टी का वैल्यू यहाँ पे 8 है, यहाँ भी 8 है टी का वैल्यू, यानी कि प्लेस वैल्यू सबका दिया हुआ है। ई का वैल्यू देखिए यहाँ पे कितना है, 3 है, यहाँ पे भी देखिए ई का वैल्यू कितना है, 3 है, यानी कि जो वैल्यू इसमें से दिया है उसी को हम यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ पे ई के लिए कितना है, ई के लिए हम 3 लिख देंगे। एल के लिए कितना है, यहाँ पे देखिए एल तीसरे नंबर पे है, तो यहाँ पे एल तीसरे नंबर पे क्या है, 2 है, तो इसका वैल्यू 2 हो जाएगा। फिर ई है तो 3 हो जाएगा वैल्यू। फिर भी है तो भी के लिए देखिए यहाँ पे कितना है, सेकंड नंबर है, ये सेकंड प्लेस पे, तो ये सेकंड प्लेस पे कितना है, 0 है, तो ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर ई के लिए 3 हो जाएगा। एन का वैल्यू देखिए यहाँ पे थर्ड प्लेस पे कौन है, 9 है, तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, यानी कि 323 039, 323 039, इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, यहाँ पे है रैन को लिखा गया है क्या, RAIN, इसको लिखा गया है 8 है, डॉलर है, और परसेंटेज है 6 है, और यहाँ पे MORE ये है 7 हैशटैग 8 यहाँ पे है। तब अब पूछ रहा है कि रिमेन का मतलब क्या होगा, तो देखिए R का वैल्यू कितना है, यहाँ पे देखिए R यहीं पे लिख देता हूँ। R के लिए कितना है, यहाँ पे 8 है, 8 है, सेम कंडीशन वही है, 8 हो गया। E के लिए कितना लिखा गया, E के लिए @ है, तो @ हो जाएगा। M के लिए क्या लिखा गया है, यहाँ पे देखिए फर्स्ट लेटर, या फर्स्ट लेटर, तो M के लिए 7 हो जाएगा। A के लिए कितना लिखा गया है, यहाँ पे देखिए सेकंड लेटर और सेकंड है, डॉलर का सिंबल है, ये डॉलर हो जाएगा। I के लिए क्या है, I देखिए सेकंड स्थान पे, और यहाँ पे सेकंड पे क्या परसेंटेज है, ये परसेंटेज हो जाएगा, और यहाँ पे N है, तो N के लिए लास्ट लेटर देखिए 6 है, तो ये 6 है, यानी 8 ये इसका आंसर से हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, यहाँ बोल रहा है कि 2 दिसंबर 2000 को शनिवार था, तो 3 जनवरी 2001 को कौन सा दिन होगा। तो यहाँ पे देखिए 2 दिसंबर का जो मंथ है, दिसंबर में ये कितना दिन बचा हुआ है, अभी कितना दिन बचा हुआ है, तो अभी इसमें 29 डेज़ बचा हुआ है दिसंबर में, और जनवरी का कितना दिन ले रहा है, 3 दिन, ये कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। अब 32 को हम 7 से भाग देंगे तो कितना रिमाइंडर, ठीक है, शेष कितना बचता है, तो 7 चौक 28, 4 रिमाइंडर बचेगा। तो यहाँ पे बोल रहा है कि 4 आगे का दिन है, दिसंबर के बाद जनवरी है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक चीज़ और यहाँ पे हम इसको देख सकते हैं कि चूँकि 2000 जो है वो लीप ईयर है, लेकिन हम इसमें 1 ऐड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें फरवरी नहीं आ रहा है, दिसंबर के बाद जनवरी आ रहा है, तो अगर फरवरी में आता तो उसके लिए हम 1 दिन एक्स्ट्रा ऐड करते हैं, ठीक है। तो चूँकि फरवरी नहीं आ रहा है तो हम इसको ऐड नहीं करेंगे, तो 4 रिमाइंडर बचा, तो हम क्या करेंगे, शनिवार का दिन था ये, तो हम 4 दिन और आगे इसमें जोड़ देंगे, तो शनिवार में 4 दिन जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, शनिवार के बाद संडे हो जाएगा, फिर मंडे, फिर ये ट्यूसडे, फिर वेंसडे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बुधवार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है कि 8 जून 2007 को कौन सा दिन होगा। तो ये देखिए, सबसे पहले जो हम निकालते हैं तो इसमें चेक करते हैं कि ये लीप ईयर है क्या, ठीक है। तो ये लीप ईयर है या नहीं है, इसके लिए हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले जितना है जो इसका ईयर है वो हम लिखते हैं, 7 लिख दिए, ठीक है। 7 लिखने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसके बाद
इसमें हम ऑड डेज़ निकालते हैं। तो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे, ऑड डेज़ निकालने का क्या तरीका है, जो लास्ट 2 डिजिट है उसको 4 से डिवाइड करते हैं, यानी 07 को 4 से डिवाइड करेंगे तो जो भागफल आएगा कितना, एक बार में जाएगा डिवाइड, तो जो भागफल आएगा उसको यहाँ पे जोड़ देते हैं, 1 कर देंगे। और उसके बाद जो मंथ होता है, तो मंथ के लिए एक फार्मूला होता है 144 025 036 146। ठीक है, ये सब क्या होता है, ये जनवरी की ओर होता है, ये फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, सब मंथ का ये क्या है, ऑड डेज़। तो उस ऑड डेज़ को हम लोग इसमें ऐड करते हैं। तो ये जून है, तो जून के लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून। जून के लिए कितना हो जाएगा 5, नंबर ऑफ ऑड डेज 5। अब यहाँ पे कितना तारीख है, 8 तारीख है, तो ये 8 को हम यहाँ पे जोड़ देंगे। अब ये टोटल का सम करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 7 और 1 8, 8 5 13, 13 और 8 21। ठीक है, तो ये 21 आ जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ और, यहाँ पे एक चीज़ और हम ऐड करते हैं, जो सेंचुरी ईयर होता है ना, तो जैसे कि ये 2000 का सेंचुरी चल रहा है। ठीक है, तो 2000 के लिए हम इसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे 6 प्लस ऐड करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 21 और 6 27 हो जाएगा। अब इसको हम भाग देंगे 7 से, तो इसमें शेष कितना बच जाएगा, शेष इसमें बच जाएगा 6, 7 या 21, 6 बचेगा शेष। अब 6 शेष बच गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम जानते हैं कि जो पहला दिन होता है वो संडे होता है, दूसरा दिन मंडे होता है, तीसरा ट्यूसडे, चौथा वेडनेसडे, पांचवा थर्सडे, छठा फ्राइडे। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, फ्राइडे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, 5 कामकाजी महिला एक पंक्ति में बैठी है। ठीक है, एक पंक्ति में बैठी है, रूबी साधना या अदिति के निकट नहीं है। जो रूबी है वो साधना और अदिति के निकट नहीं है। उसके बाद है रूबी मीरा के निकट है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं रूबी जो है यहाँ पे लिख सकते हैं रूबी मीरा के निकट है। यहाँ पे मीरा है, या तो इस तरह से हो सकता है, या फिर यहाँ पे मीरा हो सकती है और यहाँ पे रूबी हो सकती है, ये यही हो सकता है। और उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है क्या कि मीरा बीच में है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मीरा इज़ एट द मिडिल। ठीक है, मीरा जो है मिडिल में है, तो यानी 5 लोग हैं, तो मीरा अगर बीच में है तो इसके बाद कितने और होंगे, 2 इधर होंगे और 2 इधर, यानी कि एक रूबी और एक कोई और यहाँ पे बैठा होगा। अब यहाँ पे मीरा अगर यहाँ पे बीच में है तो यहाँ पे इधर एक और होगा और यहाँ पे इधर 2 और होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, रूबी साधना अदिति के निकट नहीं, यानी कि साधना यहाँ भी नहीं होगी, यहाँ पे साधना भी नहीं होगी, और कौन नहीं होगा, अदिति भी यहाँ पे नहीं होगा। तो अदिति और साधना कहाँ पे होगा, यहाँ पे साधना या अदिति हो सकती है, यहाँ पे साधना या अदिति, यानी कि अगर यहाँ पे साधना होगी तो यहाँ अदिति होगी, अगर यहाँ पे साधना होगी तो यहाँ अदिति होगी। इस तरह से कोई हो सकता है। अब यहाँ पे देखिए, मीरा के निकट में जो है, सॉरी रूबी के निकट में साधना अदिति नहीं, तो यहाँ भी साधना और अदिति नहीं हो सकती है। तो साधना और अदिति कहाँ हो सकती है, इसके निकट हो सकती है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पे साधना या अदिति हो सकती है, साधना या अदिति हो सकती है इसमें। अब यहाँ पे दिया क्या है, अनन्या साधना के निकट नहीं है। तो अनन्या जो है, ठीक है, जो अनन्या है वो साधना और अदिति, तो यहाँ पे दोनों प्लेस में नहीं हो सकती है अनन्या। तो अनन्या का प्लेस कहाँ हो सकता है, इधर, यहाँ पे हो सकता है। अनन्या का प्लेस इधर साइड हो सकता है। तो यहाँ पे अगर अनन्या हो सकती है, ठीक है, अनन्या यहाँ पे ले बैठेगी, तो इस फिगर में देखते हैं, तो इस फिगर में भी वही चीज़ होगा। अनन्या का प्लेस कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, अनन्या का प्लेस यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पूछ रहा है कि अनन्या किसके पास है। देखिए, दोनों ही फिगर में अनन्या जो है रूबी के पास है, इसमें भी रूबी है, इसमें भी रूबी है। जो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, रूबी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे है कि ये श्रृंखला दिया गया है, इस श्रृंखला में पूछ रहा है कि आगे क्या आएगा। तो यहाँ पे देखिए,
ई का वैल्यू कितना होता है 5 होता है। उसके बाद जे का वैल्यू कितना होता है 10 होता है। ओ का वैल्यू कितना होता है 15, यानी 5, 10, 15 चल रहा है सीरीज़। उसके बाद यहाँ पे देखिए इसका 20 होता है वाई का वैल्यू, सॉरी टी का, वाई का कितना होता है 25, यानी कि जो सीरीज चल रहा है 5 के इंटरवल में चल रहा है। फिर यहाँ पे देखिए डी का वैल्यू कितना होता है 4 होता है, तो 5, 4, 9, आई होता है 9। अब यहाँ पे देखिए एच का वैल्यू कितना होता है, एच का वैल्यू होता है 8, तो 8, 5, 13 होगा आगे का 13, 13, 5, 17 और 17, 5, 22। तो यहाँ पे 13 किसका वैल्यू होता है एम का होता है, 17 किसका होता है ओ का, सॉरी क्यू का होता है, और सॉरी यहाँ पे 13, 5, 18 होता है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे एम के बाद एस, और 22 किसका होता है एक्स का होता है, सॉरी यहाँ पे 18 और 5 23 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 13 की जगह हो जाएगा एम, 18 की जगह हो जाएगा आर, और यहाँ पे 23 की जगह कितना हो जाएगा एक्स, डब्लू हो जाएगा। ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना है आर एम आर डब्लू। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए एम आर डब्लू जो होगा वही इसका आंसर हो जाएगा एम आर डब्लू। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है कि गनी, ये नाम लिखा हुआ है। अब इसमें पूछ रहा है कि इसको शब्दकोश के क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है, और फिर पूछ रहा है कि इस क्रम में मध्य में कौन सा शब्द होगा। तो सबसे पहले देखिए जी तो सब में है, तो फिर यू भी सब में है, उसके बाद एन यहाँ तक तो सब में बराबर है, यहाँ पे भी बराबर जी यू एन है, यहाँ पे जी यू एन है, यहाँ पे जी यू एन है, यहाँ पे जी यू एन। अब देखिए इसके बाद क्या आएगा ए बी सी अगर हम निकालें तो फिर क्या आएगा, फिर से एन का वैल्यू आएगा, उसके बाद सॉरी एम आएगा, ये एम हो जाएगा, ये गन मेटल सबसे पहले में होगा, फिर उसके बाद जी यू एन, उसके बाद एन का प्लेस आएगा। तो यहाँ पे देखिए डबल एन यहाँ भी आ गया, यहाँ भी आ गया। अब यहाँ पे पहले कौन आएगा, तो ये देखिए गनरी आएगा, गनरी पहले आएगा, ठीक है, जी यू एन ई आर वाई, ये सेकंड पे आएगा। उसके बाद थर्ड पे कौन आएगा, यहाँ पे देखिए एन, यहाँ पे भी एन है, ई, उसके बाद क्या आ जाएगा, गन पाउडर, ठीक है, गन पाउडर आ जाएगा, यहाँ पे गन पाउडर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या आ जाएगा, गनी आ जाएगा, नेक्स्ट गनी। उसके बाद फिर क्या आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे ये गनी यहाँ पे आएगा, ठीक है, गनी यहाँ पे आएगा। उसके बाद गन पाउडर, और लास्ट में क्या आ जाएगा गन स्मिथ, ठीक है, लास्ट में क्या आ जाएगा गन स्मिथ। तो यहाँ पे 20 का क्या हो जाएगा, 20 का गनी हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें देखिए जो रीजनिंग का लास्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा है कि साइबरनेटिक्स में प्रयुक्त वर्ण उसी स्थान पर जिस स्थान पर वह अंग्रेजी वर्णमाला में आता है उस वर्ण की पहचान कीजिए। यानी कि इसमें से बताना है जो प्लेस वैल्यू है वो उसका वही सेम है। तो यहाँ पे देखिए अगर हम प्लेस वैल्यू अगर सबका देखें तो देखिए सी 1 2 3 4 5, जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सी वाई है, बी है, ई है, आर एन ई टी आई सी एस। अब देखिए यहाँ पे अगर हम वैल्यू बैठाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10, ये 11। तो इसमें पूछा जो प्लेस वैल्यू है वो अल्फ़ाबेटिकल भी सेम है और इसमें भी सेम है। तो यहाँ पे सी का तो 1 नहीं होता, सी का 3 होता है। तो यहाँ पे देखिए एकमात्र जो है आई है, ये एकमात्र है जिसका प्लेस वैल्यू अल्फ़ाबेट में भी 9 होता है, और इस जो वर्ड दिया गया है इसमें भी 9 में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आई। अब हम लोग मैथ्स के क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए
क्वेश्चन पूछा गया है कि एक अंडे बेचने वाला 8 दर्जन अंडे 1 रुपये में 1 रुपये के 4 के भाव से खरीदता है, यानी कि वो अंडे कितना खरीदता है 8 दर्जन यानी कि 12, टोटल जो संख्या हो जाएगा अंडा का कितना हो जाएगा 12 × 8 = 96 अंडा वो ख़रीदता है। और वो देखिए 4 अंडे का रेट कितना है, 4 अंडे का रेट कितना है, 4 अंडे का रेट कितना है 1 रुपीज़, 1 रुपीज़ है। अब हम लोग 4 अंडे का 1 रुपीज़ है, तो यहाँ पे देखिए तो 12 अंडे यानी कि 12 अंडे या फिर 1 दर्जन 1 डज़न या फिर 12 अंडे का रेट कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 रुपये। ठीक है, ये 3 रुपये दर्जन या फिर 12 अंडे का 3 रुपये, ऐसे करके आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे बोल रहा है कि 1 दर्जन अंडे ले जाने में टूट जाते हैं, तब भी 5% लाभ कमाने के लिए वह प्रति अंडे किस दर से बेचेगा। तो यहाँ पे कितने अंडे हैं उसके पास 96 हैं, उसको कितना पैसा खर्च करना पड़ा, तो यहाँ पे देखिए 12 अंडे का 3 रुपये है। ठीक है, यानी या फिर 1 दर्जन का 3 रुपये है, तो 12 दर्जन का, ये 1 दर्जन है, 1 दर्जन का 3 रुपये है, तो कितना दर्जन अंडा खरीदा है वो 8 दर्जन। तो 8 दर्जन का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 दर्जन का पैसा कितना हो जाएगा, तो 8 × 24, 3 रुपया दर्जन है तो 24 रुपया हो जाएगा। इसने 24 रुपया खर्च किया और ये 24 रुपया इसका क्या है CP है, कॉस्ट प्राइस हो गया इसका। अब यहाँ पे बोल रहा है SP, तो SP निकालना है कितना उसको लाभ कमाना है तो 5%, तो ये हो जाएगा CP का 100 + 5%। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा CP कितना है 24 है और गुना 105 और यहाँ पे बटे 100, तो CP का 105। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, अब इसमें ये कितना हो जाएगा, 5 से कटेंगे, 5 दूनी 10, 5 × 5 और ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 20 बार में कटेगा। फिर यहाँ पे 4 बार में, सॉरी 5 बार में, और यहाँ पे कितना, ये 12 बार में, सॉरी 1 मिनट, ये कटेगा यहाँ पे। ठीक है, ये इतना आ गया। अब इसको हम यहाँ पे क्या बोल रहा है कि उसमें कितने प्रति अंडे कितने दर से बेचेगा, तो ये देखिए ये यहाँ पे इसका ये तो आ गया कितना, तो टोटल उसका जो इसका जो वैल्यू आएगा, ये टोटल प्राइस जितना में उसको बेचना है। अब देखिए यहाँ पे टोटल अंडा उसके पास बचा है कितना, ठीक है, टोटल अंडा कितना उसके पास बचा है, टोटल अंडा कितना था उसके पास, टोटल अंडा था उसके पास 96। ठीक है, 96 अंडा था उसके पास, और उसमें से क्या हुआ 1 दर्जन अंडा जो है उसका टूट गया, तो 1 दर्जन टूट गया अंडा, तो यानी कि उसके पास अंडा कितना बचा है, अंडा उसके पास कितना बचा है, 12 माइनस कर देंगे इसमें से, यानी कि 7 दर्जन ही अंडा है, यानी कि 7 दर्जन मतलब कितना, 12 × 7 = 84 अंडा ही है उसके पास, 84 अंडा है, तो ये 84 अंडा है। अब यहाँ पे देखिए ये टोटल जो SP है ये टोटल पैसा आया, इतना पैसा उसके पास है, तो 1 अंडे का रेट कितना हो जाएगा, 1 अंडे का रेट कितना हो जाएगा, तो टोटल अंडा का रेट कितना है 84 है। ये जो यहाँ पे जो वैल्यू आ रहा है ये टोटल जो है, ये जो वैल्यू आ रहा है, ठीक है, ये वैल्यू कितने अंडे का है, 84 अंडे का है, तो हमें निकालना है कितने अंडे का, 1 अंडे का, तो हम इसको क्या करेंगे 84 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी डिवाइड कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे इसको अब काटेंगे तो ये 12 से कटेगा 2 बार में, 12 दूनी 24 और 12 × 7 = 84, और ये फिर 7 कटेगा कितने 15 से, 15 बार में। अब यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा फिर, और चूँकि ये कितना है, ये हो जाएगा 15 दूनी 30
ये 30 और यहाँ पे है कितना बटे 100। अब ये किस में आया, ये रुपीज़ में आया है, लेकिन यहाँ पे पूछा सॉरी दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था। तो यहाँ पे जैसे वो वैल्यू आया था हमारा कितना 24 गुना 105 और यहाँ पे इतना, और इसको हम कितने एक अंडा के लिए निकाले थे तो ये 84 और ये कट के हमारा आया था कितना 30/100। ठीक है, ये किस में आया, रुपीज़ में आया, लेकिन यहाँ पे पूछा है कितना पैसे में निकालना है इसको। तो ये इसको क्या करेंगे, पैसा में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100 कट जाएगा और टोटल जो आंसर आ जाएगा वो 30 पैसा आ जाएगा। तो 30 पैसा जो है एक अंडे का रेट हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे 180 का 3/4 225 के 2/4 से कितना अधिक है। देखिए ये क्वेश्चन जो है हिंदी वाला गलत है, क्योंकि यहाँ पे पूछा 2/3 ऑफ 25 यानी कि 225 का 2/3। ठीक है, इज़ हाउ मच मोर देन 3/4 ऑफ 180 यानी कि 180 का 3/4, 180 का 3/4 से कितना ये ज़्यादा है। तो यहाँ पे देखिए इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 3 बार में 3 7 21 75 यानी कि 150 आ जाएगा ये। और इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 4 4 16 और 4 5 20, ये आ जाएगा 5 3 15 और 4 3 12 और 1 13 135। तो यहाँ पे पूछा है कि अगर हिंदी वाला देखें तो ये पूछ रहा है कि 180 का 3/4 225 के 2/3 से कितना अधिक है। तो देखिए 180 का 3/4 निकाल रहे हैं तो कितना आ रहा है, 135 आ रहा है। अब बोल रहा है कि 225 के 2/4 2/3 यानी 150 से कितना अधिक है। तो ये तो अपोजिट हो जा रहा है, 135 तो अधिक नहीं है, 150 अधिक है। तो इसलिए अंग्रेजी वाला जो है इसके अनुसार ये सही है। ठीक है, और इसका जो ट्रांसलेशन है गलत है। तो यहाँ पे देखिए 150 जो है 135 से कितना अधिक है, तो ये कितना अधिक है, ये 15 अधिक है। ठीक है, ये 15 अधिक है, तो यहाँ पे वही पूछा है कि 15 अधिक है। अगर परसेंटेज में पूछता कितना परसेंट अधिक है तो ये 15 करते हैं, फिर यहाँ पे 135 नीचे लिखते हैं, फिर 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो फिर वो परसेंटेज में आ जाता है। अब यहाँ पे देखिए ये पूछ रहा है कि 20 व्यक्ति किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो 25 व्यक्ति उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो आपने एक पढ़ा होगा MDH M1 D1 S1 बराबर M2 D2 S2। यहाँ पे M क्या है, नंबर ऑफ़ मैन यानी व्यक्तियों की संख्या, तो यहाँ पे व्यक्तियों की संख्या, और D क्या है डे, और H क्या है कितने घंटे काम करता है, और नीचे यहाँ पे लिखते हैं W1/W2 यानी कि कितना काम कर रहा है। तो देखिए 20 लोग हैं, 20 लोग हैं, कितने दिन काम कर रहा है, 10 दिन काम कर रहा है। आवर का नहीं दिया तो आवर नहीं लिखेंगे, और क्या कर रहे हैं, कितना काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक काम कर रहे हैं, तो वही काम को 25 लोग कितने दिन में पूरा करेंगे। तो यहाँ पे पूछ रहा है 25 लोग कितने दिन में, तो वर्क वही है, वर्क सेम है। तो यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो D का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 चौक 20 और 5 से 25 और ये 5 2 10, ये टोटल कितना जाएगा 8। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 8। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट है कि एक समान गति से चलते हुए मोहित अपने घर से स्कूल जो कि 800 मीटर की दूरी पर स्थित है, यानी घर से उसका जो स्कूल का डिस्टेंस है कितना है, 800 मीटर है। डिस्टेंस कितना है 800 मीटर, और कितने मिनट में पहुंचता है, वो 20 मिनट में पहुंचता है, यानी टाइम कितना लगता है, 20 मिनट लगता है। अब अगर हम देखें तो इसका स्पीड क्या है, तो 800 डिस्टेंस बाय टाइम होता है 20, यानी कितना है, तो ये 40 बार में जाएगा, तो 40 मीटर प्रति मिनट उसका स्पीड है। मोहित की चाल निकालना था। यहाँ पे है एक रेलगाड़ी अपनी स्वयं की चाल की 6/13 चाल से चलकर किसी स्थान पर 26 घंटे में पहुँचती है। यदि रेलगाड़ी अपनी स्वयं की चाल से चले तो कितने समय की बचत हो जाएगी। यानी कि क्या बोल रहा है कि एक रेलगाड़ी है, वो जो है अपने जितना उसका ओरिजिनल चाल है उससे कितना चल रहा है, 6/13 चल रहा है के चाल से चल रहा है, तो 26 घंटे लगता है। तो अगर वो अपना ही चाल से चले तो कितना समय लगेगा। मान लेते हैं कि रेलगाड़ी जो है, ट्रेन का स्पीड जो है
जैसे स्पीड है, स्पीड ट्रेन का कितना है, मान लेते हैं कि 13 है ओरिजिनल, लेकिन वो चल कितना में रहा है, देखें चल कितना रहा है, 6 का स्पीड से चल रहा है। क्योंकि अगर 13 को अगर हम करेंगे, 13 का 6/13 निकालेंगे तो ये आएगा कितना, 6 आएगा। तो 6 का स्पीड से चल रहा है, तो टाइम उसको कितना लग रहा है, 26 घंटा लग रहा है। तो ये टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम होता है। तो 6 गुना 26 होता है, कितना हो जाएगा, 6 गुना 26 ये हो जाएगा 6 छक 36, 6 दूनी 12, 3 15, 156। अब बोल रहा है कि ये डिस्टेंस है, अब यही डिस्टेंस को अगर वो अपने ओरिजिनल चाल से चले, यानी ओरिजिनल चाल क्या है उसका, 13 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो 13 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 13 के चाल से चलेगा, तो इसको 13 से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो ये जो निकलेगा यहाँ पे, ये डिस्टेंस यहाँ पे ये जो निकलेगा, ये नया स्पीड उसका निकलेगा, सॉरी टाइम निकल जाएगा। ये 156 टोटल डिस्टेंस है और इसमें स्पीड कितना है, 13 का स्पीड से चल रहा है। तो ये कितना हो जाएगा, तो 13 एक बार में और 13 दूनी 26 यानी कि 12। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 12 घंटा लगेगा उसको। सॉरी, इसमें पूछ रहा है कितने घंटे की बचत होगी। तो पहले कितना लग रहा था, 26 घंटा लग रहा था, अब कितना लग रहा है, 12 घंटा। तो बचत कितना हो रहा है, तो 14 घंटे का बचत हो रहा है। तो ये नहीं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 14 घंटा हो जाएगा। लग इतना रहा है लेकिन बचत कितना हो रहा है, 14 का बचत हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे है कि 2 पासे एक साथ फेंकने पर योगफल 7 आने की संभावना क्या है। तो जब भी 2 पासे फेंकते हैं तो जो सैंपल स्पेस होता है, ठीक है, तो वो कितना होता है, 36 होता है एक। और फिर पूछ रहा है कि 2 पासा फेंकेंगे तो कितना संभावना है 7 आने का। तो 7 कब कब आ सकता है, जैसे मान लो 2 पासा, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे देखिए ये और ये प्लस करेंगे, 1 और 7 तो होता नहीं ना, 6 ही तक होता है। तो ये प्लस करेंगे तो ये संभावना बन सकता है 1 + 6, मतलब एक में 1 आए और दूसरा में 6 आए, एक में 2 आए दूसरा में 5 आए, एक में 3 आए दूसरा में 4 आए, एक में 4 आए दूसरा में 3 आए, तो 7 हो सकता है। दूसरा में 2 आए, दूसरा में 5 आए, एक में 1 आए और एक में 6 आए, तो ये हो सकता है, ये संभावना हो सकता है। तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 और ये 6, तो ये कितना संभावना इसका है, ये 6 हो जाएगा। तो ये इसको सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/6। हालांकि इसमें 1/9 दिया, लेकिन ये आंसर गलत है, इसका सही उत्तर हो जाएगा 1/6। यहाँ पे फिर क्वेश्चन पूछा है, न्यून कोण थीटा का मान ज्ञात करें यदि 8 cos स्क्वायर थीटा = 6 है। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम cos स्क्वायर को अगर यहाँ पे लिखें cos स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा कितना, 6/8। हम लोग जानते हैं कि cos थीटा का वैल्यू क्या होता है, b/h होता है, ठीक है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा मैट्रिक में, पंडित बद्री प्रसाद हरी पोल। तो ये साइन थीटा का होता है वैल्यू b/h, cos थीटा का b/h होता है, और ये tan थीटा का p/b होता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम p का वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, h² - b²। तो h का ये कितना है, h है, और ये क्या है, b है। तो p निकालेंगे यहाँ से तो 64 8 8 64 हो जाएगा, माइनस 6 6 36, ठीक है। तो ये कितना निकल जाएगा, इसको हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे इसको भी रहने देते हैं। इसको देखिए, ये cos स्क्वायर थीटा 6/8 आएगा। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, cos स्क्वायर थीटा को हम कन्वर्ट कर देते हैं, चूँकि हम जानते हैं यहाँ पे इसको यहाँ पे आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 - साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा।
और ये किसके बराबर है, 6/8 के बराबर है। अब हम साइन स्क्वायर थीटा को इस साइड ले आएंगे तो ये हो जाएगा 1 - 6/8 इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा का अगर वैल्यू निकालें तो ये कितना हो जाएगा, ये इसमें हम एलसीएम कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा एलसीएम, तो 8 - 6 ये हो जाएगा 2/8 हो जाएगा। अब इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/4, ठीक है, 1/4। अब यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू आ गया कितना, 1/4। तो साइन थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, √1/4। √1/4 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1/2। अब यहाँ पे हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा, हाफ किसका वैल्यू होता है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, हाफ होता है। तो यहाँ पे देखिए 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो यहाँ पे देखिए साइन थीटा है और यहाँ पे साइन 30 डिग्री, तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पे 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट है, एक पेड़ आंधी में टूट गया, ठीक है। एक पेड़ है जो आंधी में टूट गया, उस पेड़ का शीर्ष भूतल से 45 डिग्री के कोण पर टिका है और उसकी दूरी, यहाँ पे जैसे देखिए ये एक पेड़ था, ठीक है, ये एक पेड़ था। अब यहाँ से कोई पार्ट जो है ये टूट गया, अब टूट के ये इस तरह से गिर गया। तो अब यहाँ पे ये पेड़ है, ये टूट गया, तो ये हम मान लेते हैं यहाँ से, ठीक है, ये पेड़ है और यहाँ जो इसका ऊपर का जो पार्ट है ये टूटा यहाँ से और टूट के फिर यहाँ पे इस तरह से गिर गया और यहाँ पे ये झुक गया पेड़ इस तरह से। अब यहाँ पे बोल रहा है कि उसकी जड़ से, तो जड़ कहाँ पे है, यहाँ पे जड़ से 50 मीटर दूर है, तो ये कितना है, 50 मीटर दूर पे है ये, ठीक है। और ये कितने डिग्री का एंगल में है, 45 डिग्री के एंगल में है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि पेड़ की ऊंचाई क्या है, तो पेड़ की ऊंचाई ये टोटल कितना था ये पूछ रहा है, ये टोटल पेड़ का ऊंचाई कितना था ये पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये जो है ये डॉटेड लाइन है और ये जो यहाँ पे जो हाइपोटेनस है ये इस ट्रायंगल का, तो यही दोनों को प्लस करेंगे तो इसका वैल्यू निकल जाएगा। अभी के लिए हम इसको यहाँ पे मान लेते हैं P, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू को हम P मान लेते हैं। तो अब देखिए tan 45 डिग्री लेते हैं, अगर tan थीटा अगर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, P/B होता है, तो P का वैल्यू हो जाएगा P और B का वैल्यू कितना है 50, तो यहाँ पे हो जाएगा 50 और इस tan 45 का वैल्यू होता है 1, तो P/50 यहाँ पे, तो P का वैल्यू कितना हो जाएगा, P का वैल्यू हो जाएगा 50, यानी यहाँ पे ये कितना हो गया 50 हो गया, तो ये 50 हो गया, तो ये निकालना है। तो अगर ये कितना हो जाएगा, ये हाइपोटेनस राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हो जा रहा है, तो इसमें कितना हो जाएगा, H का वैल्यू, जो इसका जो वैल्यू हो जाएगा ये यहाँ पे इसका जो वैल्यू हो जाएगा P² + B² हो जाएगा, यानी कि 50 √50 का स्क्वायर, यानी कि 50 का स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 2500 + 2500, तो ये कितना आ जाएगा 2500, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 2500 × 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 2500 2500 हो जाएगा, यानी 5000, तो 2500 × 5। अब हम देखिए यहाँ पे इसको 2500 को बाहर निकालेंगे तो ये कितना रूट में हो जाएगा 50 √2 हो जाएगा, ये 50 √2, ये इसका वैल्यू कितना आ गया यहाँ पे, इसका वैल्यू कितना आ गया यहाँ पे, ये आ गया 50 √2, ठीक है, ये 50 √2 आ गया। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि टोटल हाइट कितना था, तो जो टोटल हाइट है वो पेड़ का जो टोटल हाइट है पेड़ का, तो ये यही है ना, ये जो दोनों को अगर हम प्लस कर देंगे तो यही हाइट हो जाएगा पेड़ का। तो यहाँ पे देखिए कितना है 50 √2 और ये प्लस कितना है, ये वैल्यू 50 है, तो ये 50 हो गया। और यहाँ पे मान लीजिए 50 कॉमन निकालेंगे तो √2 + 1 या फिर 50 या 1 + √2, दोनों में से कोई भी लिखिए, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा 1 + √2, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा है कि यदि एक समबाहु त्रिभुज, तो सबसे पहले जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज क्या होता है। समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है कि जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो, इसका क्षेत्रफल, यानी कि ये भी ए है, ये भी ए है और ये भी ए है, तो यहाँ पे इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या करेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये h जो है यहाँ पे मान लेते हैं हाइट, ये h, तो ये h हमें पता नहीं है, तो यहाँ पे देखिए ये h नहीं पता है तो इसको हम निकाल सकते हैं। और ये वैल्यू कितना दिया हुआ है 49√3। ये h का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ये टोटल a है तो ये इसका वैल्यू a/2 हो जाएगा, यहाँ भी a/2 हो जाएगा। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो h का वैल्यू कितना हो जाएगा, √a²/4। इसका अगर a/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3√a²/4। ठीक है, तो √4 का वैल्यू हो जाएगा 2 और ऊपर से कितना एक बाहर आ जाएगा, यहाँ पे √3। ठीक है, तो ये h का वैल्यू निकल गया। अब यहाँ पे इस h को वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, हाफ इंटू a इंटू h का वैल्यू a√3/2। यहाँ पे ये √3 और यहाँ पे जो √3 है यहाँ पे 49, हम यहाँ पे लिखते हैं 49√3। ये √3 कट जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इसको अगर हम सॉल्व करेंगे आगे तो ये आ जाएगा कितना, यहाँ बच गया 49 और यहाँ पे ये 2 2 4 गुना 4 हो जाएगा और यहाँ पे a² हो जाएगा। ठीक है, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा, √49 इंटू 4। 49 का वैल्यू कितना होता है 7, स्क्वायर रूट कितना, तो 7 होता है, 4 का कितना होता है 2, तो वैल्यू टोटली कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। तो इसका जो साइड है यहाँ पे 2 चीज़ पूछा है, प्रत्येक भुजा की लंबाई, तो प्रत्येक भुजा कितना है 14 का है, 14 है। और दूसरा क्या पूछा है कि त्रिभुज की ऊंचाई। ठीक है, तो h का वैल्यू पूछा है, तो यहाँ पे h का जो वैल्यू हम लोग निकाले थे वो कितना निकाले थे, a√3/2 निकाले थे। तो a के जगह पे हम लोग कितना रख देंगे 14 और √3 का वैल्यू √3 और /2, तो ये 2 से कट जाएगा 7 बार में, तो इसका 7√3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ये दोनों इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे है एक लबालब भरी हुई टंकी से पानी निकाला जाता है। एक लबालब टंकी जो है पानी से भरी है। टंकी की उस घनाभ की है जिसकी लंबाई 4 मीटर है, चौड़ाई 1.5 मीटर है और गहराई 80 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे यदि बाहर बहने वाली पानी की दर 120 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड है तो 6 मिनट के बाद टंकी में पानी की ऊंचाई डैश होगी। तो देखिए एक घनाभ है, घनाभ की आकृति क्या है, तो घनाभ का आयतन क्या होता है, तो LBH होता है। तो यहाँ पे अगर हम इसको निकाल लें 4 मीटर को हम 400 सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं तो 400 मीटर और सेंटीमीटर हो जाएगा। और 1.5 मीटर को अगर हम कन्वर्ट करेंगे मीटर में सेंटीमीटर में तो 150 हो जाएगा। और यहाँ पे 80 सेंटीमीटर, तो ये दिया ही हुआ है। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब मान लेते हैं कि इसकी जो ऊंचाई है, ठीक है, इसकी ऊंचाई मानते हैं कि x समय में, ये x समय में कितना निकलता है। तो दोस्तों यहाँ पे इसका कितना हो जाएगा 400 सेंटीमीटर गुना 150 सेंटीमीटर गुना 80 सेंटीमीटर। तो